मैं रत्नेश भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं। आप दंड प्रक्रिया संहिता पढ़ रहे हैं। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 पढ़ रहे हैं और सीआरपीसी का चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं। अध्याय 6 पढ़ रहे हैं। अध्याय 6 में हम लोगों को प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, आदेशिकाओं के बारे में पढ़ना है। प्रोसेस का हिंदी होता है आदेशिका। किस बात का प्रोसेस, क्यों प्रोसेस पढ़ना है, आदेशिकाओं के बारे में पढ़ना है। उपस्थित कराने के लिए आपको उपस्थित कराना है, न्यायालय को उपस्थित कराना है। उस प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। प्रोसेस टू कंपेल, आपने यहां आपका लिखा हुआ है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। उपस्थित होने को ही कहते हैं उपसंजात होने, हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं पढ़ना। आज हम लोग वह पढ़ रहे हैं जिसके तहत न्यायालय किसी व्यक्ति को या किसी सामान को प्रस्तुत करने के लिए किसी व्यक्ति को सदैव हाजिर होने के लिए समन करती है, वारंट करती है, प्रोक्लेमेशन करती है, अटैचमेंट करती है। हम उस प्रोविजन को पढ़ रहे हैं। तो न्यायालय उपस्थित कराने के लिए जो बाध्य करती है उसका प्रथम चरण होता है पहला समन्स। इस चैप्टर 6 को 4 सब टाइटल में अगर समझा जाए तो इजीली हम लोग समझ सकते हैं। एक, समन। दूसरा, वारंट ऑफ अरेस्ट, गिरफ्तारी का वारंट। तीसरा, प्रोक्लामेशन, उद्घोषणा। चौथा, अटैचमेंट, प्रोक्लामेशन और अटैचमेंट, प्रोक्लामेशन और अटैचमेंट। और अन्य नियम, मिसलेनियस नियम, इस आदेशिका से संबंधित, प्रोसेस से संबंधित अन्य मिसलेनियस नियम, यानी समन्स, वारंट, प्रोक्लामेशन या अटैचमेंट और अदर रूल्स। अगर हम ये 4 सब टाइटल में बांट देते हैं, समन्स, वारंट ऑफ अरेस्ट, प्रोक्लामेशन एंड अटैचमेंट, अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेस, इस 4 सब टाइटल में अगर बांट दिया जाए इस चैप्टर को तो हमको याद करने में, हम लोगों को समझने में सुविधा होगी। इसलिए हमने आपके चैप्टर 6 को प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस को 4 भागों में बांटा है। एक समन्स, दूसरा वारंट ऑफ अरेस्ट, तीसरा प्रोक्लामेशन एंड अटैचमेंट एवं चौथा अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेस। इसके साथ साथ यदि हम लोग यहां लिख दिए द सेकेंड शेड्यूल, द्वितीय अनुसूची। आप जानते हैं सीआरपीसी के लास्ट में 2 शेड्यूल लगे हुए हैं, 2 अनुसूचियां लगी हुई है। प्रथम अनुसूची में अपराधों के बारे में 6 कॉलम में अपराधों को क्लासिफाइड किया गया है। सेक्शन, अपराध क्या है, कंपाउंडेबल है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, पनिशमेंट क्या है, किसके द्वारा ट्रेबल है, 6 कॉलम में बांट दिया गया है। द्वितीय अनुसूची में फॉर्म है, प्रारूप है।
उस प्रारूप को देखिए। अब समन भेजना है, वारंट भेजना है, प्रोक्लेमेशन करना है, अटैचमेंट करना, कैसे करेंगे? जो लगे हुए हैं लोग करने में, वो कैसे करेंगे? उसके लिए फॉर्मेट चाहिए ना। इसी उन्हीं को सुविधा के लिए हमने लिख दिया है, लाभप्रद है पुलिस और न्यायालय के लिए, ये दिन प्रतिदिन की आवश्यकता है। ये फॉर्म शेड्यूल 2 एकदम अच्छा, सहूलियत होगी, क्या लिखना है, सुविधा होगी, इसीलिए शेड्यूल 2 बनाकर लिख दिया गया उसमें फॉर्म प्रारूप। और उसी प्रारूप कर, जैसे फॉर्म ऑफ समन्स आप देखिए, एग्जांपल फॉर्म नंबर 1 में होगा, आप देखिएगा, फॉर्म ऑफ वारंट, फॉर्म ऑफ प्रोक्लामेशन, फॉर्म ऑफ अटैचमेंट। देखिए वारंट का फॉर्म नंबर 2 है, फॉर्म नंबर 4 एंड 5 में प्रोक्लामेशन है, फॉर्म नंबर 6, 7, 8 में अटैचमेंट है। ये आप देखिएगा सीआरपीसी की दूसरी शेड्यूल में पढ़िएगा, उसमें फॉर्म होगा। कुछ फॉर्म देखे हैं ऐसे, फॉर्म 1 से लेकर 30 तक इसी के बारे में है, समन के बारे में है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, प्रोसेस आदेशिका, उसको हम लोग 4 भागों में बांटे, समन, वारंट, प्रोक्लामेशन, अटैचमेंट, 4 सब टाइटल में बांटे। उसके साथ कहें दूसरी अनुसूची में फॉर्म है, बस। फॉर्म नंबर 1, 2 पढ़े, समन, वारंट, 4, 5 प्रोक्लामेशन, अटैचमेंट, 6, 7, 8। अब हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। समन क्या होता है, समन का अनुपालन कैसे होता है, वारंट क्या होता है, वारंट का एक्सक्यूशन कैसे होता है, कितने प्रकार का वारंट होता है, फिर प्रोक्लामेशन क्या होता है, कौन करता है, कैसे करता है, अटैचमेंट क्या होता है, अटैचमेंट कैसे होता है। अभी पहले ये पढ़ते हैं कि ये जो समन है, ये समन किसको भेजा जाएगा? समन किसी एक्यूज के अगेंस्ट भेजिए, किसी साक्षी के अगेंस्ट भेजिए, या सेम ऑर्डर में अगर किसी को शो कॉज किए हैं उसको समन भेजिए, या किसी पर मेंटेनेंस का केस हुआ है, विपक्षी को बुलाना है, करिए, समन कीजिए। अब तो पढ़े ना 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस है, पढ़ेंगे हम लोग, नहीं पढ़े तो मेंटेनेंस है, और इसको सीआरपीसी में क्विक रिलीफ के लिए रखा गया है, क्विक रिलीफ के लिए। ये देखिए, ये कस्टम एक्ट के तहत एक बार मामला ये भी आया था, क्या कस्टम एक्ट के तहत ये धारा 108(1) में नोटिस समन कर सकते हैं? यस, समन कर सकते हैं, इन लोगों पर समन भेज सकते हैं। आए दिन सुनते हैं हम लोग, समन आया है नहीं लेंगे तो कोई केस तो नहीं हो जाएगा? नहीं भाई, अगर समन को लेने से रिफ्यूज करते हो तो कोई ऑफेंस नहीं है, नो ऑफेंस। ये तो मैं देवीगीर वर्सेस इंपेरियर का केस लिख दिया हूं, देवीगीर वर्सेस इंपेरियर का केस मैंने लिख दिया है। लेकिन अगर हम रिफ्यूज करते हैं, समन नहीं लेते हैं, कोई ऑफेंस नहीं है। समन से इनकार करना ऑफेंस, नो ऑफेंस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, समन कैसा होता है भाई? देखिए यहां ये बात धारा 61 में लिखी गई है कि समन कैसा होता है भाई? समन लिखित होता है, समन एकदम लिखित होना ही चाहिए, लिखित होगा। यहां लिखा है डुप्लीकेट, मतलब 2 कॉपी में होगा। समन डुप्लीकेट लिखा है, इसका मतलब 2 कॉपी में होगा, 2 कॉपी में। समन साइंड होगा, किसका सिग्नेचर होगा? पीओ का। पीओ मतलब प्रिजाइडिंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। सिविल कोर्ट का पीठासीन पदाधिकारी न्यायाधीश कहलाता है। यह परिभाषा आपको याद होगा, न्यायाधीश की परिभाषा धारा 2(8) सीपीसी, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सिविल कोर्ट। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसको कहते हैं? तो जो ऑन ड्यूटी है, हु इज ऑन ड्यूटी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। जो कर्तव्यारूढ़ है वही प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। तो सिविल कोर्ट का प्रिजाइडिंग ऑफिसर समन पर दस्तखत करेगा। या समन्स की तामीला कैसे होगी, इस पर हम लोगों को चर्चा करना है कि समन्स, सर्विस ऑफ समन्स कैसे होगा, हाउ, समन की तामीला कैसे होगी। अब ये हम लोग सीखते हैं, समन के बारे में हम लोग सीखे कि समन क्या है, समन कौन दस्तखत सिग्नेचर करेगा समन पर, और समन का क्या ऑब्जेक्ट है, समन किसको सर्विस होगा, किसको जाएगा, वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं। अभी अब हम लोग को पढ़ना है कि आखिर वो समन का सर्विस कैसे होगा। तो इसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं
सेक्शन 62। देखिए, सबसे पहले समन की तामीला बाय पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर के द्वारा होगी। समन की तामीला पुलिस ऑफिसर के द्वारा होगी। समन की तामीला वैसे ऑफिसर के द्वारा होगी, एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट या अदर पब्लिक ऑफिसर, ये पुलिस ऑफिसर के द्वारा होगी, पुलिस के द्वारा होगी, या उस कोर्ट के ऑफिसर के द्वारा, या ऐसे पब्लिक ऑफिसर के द्वारा, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा जिसके लिए राज्य सरकार कानून बना दे, एज पर द रूल मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार कानून बना दे, नियम बना दे कि समन की तामीला किसके द्वारा होगी, उसके द्वारा समन की तामीला होगी। वैसे समन की तामीला किसके द्वारा होगी, पुलिस ऑफिसर के द्वारा होगी। समन की तामीला पुलिस ऑफिसर के द्वारा होगी। और समन की तामीला पर्सनली कराना है। समन की तामीला पर्सनली कैसे होगा भाई? पर्सनली यानी जिसके नाम से समन है, जिसको समन न्यायालय द्वारा किया गया है, उसी को डिलीवर करिए, उसी को टेंडर कीजिए। समन की एक कॉपी उसी को दी जाएगी, समन की एक कॉपी उसी को दी जाएगी। और सुनिए, जिसको समन का सर्विस कराइए उसका सिग्नेचर करा लीजिए। जो आपका प्राप्ति होगा, प्राप्ति रसीद लिखवाइए, रिसिप्ट 1 कॉपी। कहां लिखवाइएगा? समन आपने पढ़ा है कि 2 प्रति में होगा, तो जो दूसरा प्रति होगा दूसरे प्रति के पीछे, ऑन बैक ऑफ द अदर कॉपी। लेकिन वो आदमी जिसको आप समन दिए हैं, आपके द्वारा, आप हैं अगर सर्विंग ऑफिसर, सर्विस कर रहे हैं समन का, आप अपेक्षा कीजिएगा तभी वो सिग्नेचर करेगा, रिसीविंग बनावेगा। इफ रिक्वायर्ड बाय द सर्विंग ऑफिसर, इट्स इंपॉर्टेंट, if required by the serving officer, on back of the other copy the person who makes his signature as a receipt, प्राप्ति बना देगा, सिग्नेचर कर देगा। अब दूसरा पढ़िए 62, हम लोग ये पढ़े हैं सेक्शन 62 में, फिर से रिवाइज करते हैं। पुलिस ऑफिसर के द्वारा समन की तामीला होगी, उस न्यायालय के पदाधिकारी के द्वारा होगी या अन्य लोक सेवक के द्वारा होगी जो राज्य सरकार द्वारा नियम बना दे। और समन सर्विस करने वाला अपेक्षा करेगा तो जिसको समन सर्विस कराया जा रहा है उसके द्वारा रिसीविंग बनाया जाएगा। लेकिन अगर 62 के तहत समन का सर्विस नहीं हो सका, सर्विस नहीं हो सका, तब 64 में आ जाइए। 64 कहता है कि सर्विंग ऑफिसर, जो व्यक्ति समन का तामीला कराने गया है, सर्विंग ऑफिसर जो समन की तामीला कराने गया है, उसने पूरा एक्सरसाइज किया है अपने डेलीगेंस का, कोई नेग्लिजेंस नहीं बरता है, सम्यक सतर्कता और सावधानी से उस व्यक्ति को जिसको समन किया गया है न्यायालय के द्वारा, द पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड, नहीं मिला है। एक सेकेंड, नहीं मिल पाया है, ये पर्सन जिसको समन किया गया है ये नहीं मिल पाया है। अच्छा, तो देखिए भाई, जिसको समन सर्विस हुआ है, जिसको समन सर्व करना है, वो नहीं मिल पाया, तो क्या करोगे? उसका एक कॉपी छोड़ दो, 1 डुप्लीकेट कॉपी छोड़ दो। किसके पास छोड़ दे? एडल्ट मेल मेंबर ऑफ हिज फैमिली, जहां वो रहता है उसके परिवार के किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास छोड़ दो एक कॉपी, समन का एक कॉपी। वयस्क पुरुष सदस्य, इसका मतलब महिला को नहीं देना है। और उसी पुरुष से सिग्नेचर करा लो दूसरे कॉपी के पीछे, उसी को जिसको समन दे रहे हो उससे सिग्नेचर करा लो। किसको नहीं देना?
बस पुरुष सदस्य को देना है जहां रहता है, लेकिन सेवक सर्वेंट को नहीं देना। एक ये हुआ। क्या बताऊं, इससे भी अनुपालन नहीं हुआ, इससे भी मतलब कोई मेन मेंबर ही नहीं मिला, किसको दोगे? अब 64 से 62 से पालन नहीं हुआ, 64 से नहीं हुआ, अब देखो 65। सर्विंग ऑफिसर जानते हो क्या करेगा? अफिक्स कर देगा। अफिक्स माने चस्पा कर देगा, चिपका देगा एक कॉपी। कहां? तो जो सहज दृश्य स्थल होगा घर का, कंस्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस होगा या होम स्ट्रीट, जहां वो पर्सन रहता है ऑर्डिनरली, सामान्य रूप से जहां निवास करता है, उसके सहज दृश्य स्थल पर चस्पा कर देगा, जो समन का सर्विस करने वाला ऑफिसर है। चस्पा कर दो, चस्पा कर दो। और याद रखना, कोर्ट इस बात का जांच कर लेगा और आफ्टर इंक्वायरी वो डिक्लेयर कर देगा कि समन की सर्विस हो गई है, समन की सर्विस हो गई है। तो हम लोग इस प्रकार पढ़े 62, 64, 65, 62, 64 एंड 65। 65 की तब जरूरत पड़ेगी जब 64 से नहीं हुआ, 64 की जरूरत तब पड़ेगी जब 62 से नहीं हुआ। अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ विशेष समन, कुछ विशेष समन। विशेष समन का मतलब, विशेष समन जैसे 63 में कॉर्पोरेट को समन भेजना है, किसी सोसाइटी को समन भेजना है, तो कैसे भेजेंगे? रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेंगे, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेंगे। 63 कहता है रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिए। ये जो समन जिसको करना है, समन पर्सन है जो न्यायालय के द्वारा जिसको समन किया गया है, वो कॉर्पोरेट बनी है, सोसाइटी है। देखिए साहब, कॉर्पोरेशन और सोसाइटी है तो उसके सेक्रेटरी को भेजिए, थ्रू सेक्रेटरी, थ्रू लोकल मैनेजर, थ्रू प्रिंसिपल ऑफिसर। कॉर्पोरेशन है तो कॉर्पोरेशन में सेक्रेटरी, लोकल मैनेजर, प्रिंसिपल ऑफिसर होता है, उसके माध्यम से भेज दीजिए, उसी को रजिस्टर्ड पोस्ट भेजिए। या ऑप्शन ये भी है आपको कि उस कॉर्पोरेशन, भारत में उस कॉर्पोरेशन के चीफ ऑफिसर, कॉर्पोरेशन के चीफ ऑफिसर को भेज दीजिए, वो करवाएगा। कॉर्पोरेशन, भारत में कॉर्पोरेशन के चीफ ऑफिसर को भेज दीजिए, ये ऑप्शनल है। पहले आप जिस कॉर्पोरेशन को भेजना है, जिस सोसाइटी को भेजना है, उस पर सेक्रेटरी, मैनेजर, प्रिंसिपल ऑफिसर को दीजिए। वैसे प्रोविजन है कि आप कॉर्पोरेशन के चीफ ऑफिसर को भेजिए, ये एक्सिक्यूट कराएंगे, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दीजिए। उसके बाद है कि आप किसी को भेजना चाहते हैं, आप समन जो है किसी ऑफिसर्स को भेजना चाहते हैं, तो उसको भी, अगर वो इंप्लॉय है, यहां देखिए, यहां से पढ़िए, धारा 66 मैंने लिखा है, अगर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दीजिए। इसका मतलब है कि कॉर्पोरेशन को भी, सोसाइटी को भी रजिस्टर्ड पोस्ट से, और कोई इंप्लॉय है उसको भी भेज दीजिए। पर एक्टिव सर्विस में है क्या? हाँ, सेवा में है। तो कोई व्यक्ति अगर सेवा में है तो उसको भी भेज दीजिए। कैसे भेज दे? उसके हेड ऑफ द ऑफिस को भेज दीजिए, हेड ऑफ द ऑफिस को भेज दीजिए। मैं इंप्लॉय हूं किसी विभाग में, तो मेरे हेड ऑफ द ऑफिस को भेज दीजिए। मैं पुलिस हूं, मेरे एसपी को भेज दीजिए, हेड ऑफ द ऑफिस को भेज दीजिए। और वो हेड होगा, हेड ऑफ द ऑफिस धारा 62 के अनुसार सर्व कराएगा, धारा 62 के अनुसार सर्व कराएगा। वो एक कॉपी जो है आपको देगा और दूसरे कॉपी के पीठ पर आपसे दस्तखत कराएगा, आपको समन गया हुआ है, और वो अपना भी सिग्नेचर करेगा। एज पर 62 वो सर्विस कराएगा, अपना उस सिग्नेचर आपसे कराएगा, अपना सिग्नेचर करेगा, और उस न्यायालय को, जिस न्यायालय के द्वारा उस हेड ऑफ द ऑफिस को भेजा गया है, उस न्यायालय को भेज देगा। बस ये किसके लिए है? जो नौकरी में है। तो नौकरी में है उसके हेड ऑफ द ऑफिस को भेजिए रजिस्टर्ड पोस्ट से, 2 कॉपी में भेजिएगा। वो 62 के तहत समन को सर्विस कराएगा और एक कॉपी के पीठ पर पृष्ठांकित उससे करा लेगा और अपना भी सिग्नेचर बना के इश्यूइंग कोर्ट को भेज देगा। सिंपल।
याद रखिएगा, यही एविडेंस ऑफ सर्विस हो जाएगा। उसका पृष्ठांकन आप खुद हेड ऑफ द ऑफिस दस्तखत कर दिया, उसका सिग्नेचर, यही एविडेंस ऑफ द सर्विस हो जाएगा कोर्ट में। बट ये प्रोविजन नॉट मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं है कि हेड ऑफ द ऑफिस को भेज दिया जाए। आप पहले जहां तक संभव हो सके, जितना प्रैक्टिकल हो सके, आप उसी व्यक्ति को समन भेजिए जिसको न्यायालय द्वारा समन निर्गत किया गया है, उसी को फिजिकली दीजिए। ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है। ये देखिए धारा 66 हम लोग पढ़े हैं। अच्छा मान लीजिए कि भेज दिए आप कॉरपोरेशन को, सोसाइटी को, जरा बैक चलते हैं 63 पे, कॉरपोरेशन को और सोसाइटी को भेज दिए, लेकिन इफ नॉट सर्व, आपको ये सेक्रेटरी, लोकल मैनेजर, पब्लिक ऑफिस, प्रिंसिपल ऑफिसर भेज दिए, चीफ ऑफिसर को भेज दिए, लेकिन समन का सर्विस नहीं हुआ, इफ नॉट सर्व, तो धारा 65 है। धारा 65 आप पढ़े हैं, जाइए जहां कार्यालय है सब चस्पा कर दीजिए, चस्पा कर दीजिए। जिस सेक्रेटरी को दिए हैं उसके निवास स्थान पर जाइए, जहां वो मामूली रहता है वहां चस्पा कर दीजिए। यानी कॉर्पोरेशन के मामलों में भी धारा 65 लागू होता है, धारा 65 लागू होता है। तो एक मन में सवाल उठता है कि क्या धारा 66 जो आपने कहा गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो एक्टिव इन सर्विस है, एक्टिव सर्विस में है, तो उसके हेड ऑफ द ऑफिसर को भेजेंगे, क्या उसके यहां चस्पा होगा? वो भी तो पब्लिक है, उस पर भी तो ये 64 लागू होता है। पहले तो फिजिकली करिए उसके घर पे। यह एक ऑप्शन दिया गया है आपको कि कोई एक्टिव सर्विस में उसको हेड ऑफ द ऑफिस को भी भेजा जा सकता है। इस प्रकार हम लोग पढ़े कि समन कैसे भेजा जाएगा। फिर से रिवाइज करते हैं लास्ट में। 62 पुलिस ऑफिसर के द्वारा, या वैसे उस कोर्ट के ऑफिसर के द्वारा, या वैसे पब्लिक ऑफिसर के द्वारा जिसको राज्य सरकार नियम बना दे कि यही सर्विस करेगा। 62 के बाद पढ़ना है 64 आपने पढ़ा है। 64 में आपने पढ़ा है कि क्या बताए, खूब हम सब में तत्परता बरते, पता ही नहीं चला, कोई बात नहीं है, नहीं पता चला तो आपके घर के एडल्ट मेल मेंबर को देंगे, महिला को नहीं, सर्वेंट को नहीं। और दूसरा उसी से रिसीविंग बनवा लेंगे। फिर 64 में नहीं हुआ तो 65 चस्पा कर देंगे। ये कॉर्पोरेशन के मामले में पढ़े हैं 63। फिर 66 पढ़े हैं कि आप एक्टिव सर्विस में हैं तो आपके हेड को भी हम समन भेज सकते हैं। अब समन के अन्य मामले हैं 67, 68 और 69, जिसको हम लोग देखते हैं। इसको थोड़ा साफ करते हैं। अब सर्विस ऑफ समन्स आउटसाइड द लोकल लिमिट्स, यानी अभी जो हम लोगों ने पढ़ा कि अपने जुरिस्डिक्शन में, अपने लोकल लिमिट्स में किसी को आप समन भेज रहे थे। अब हम लोग पढ़ रहे हैं, मैं मैजिस्ट्रेट हूं, मेरा ये जुरिस्डिक्शन है, अब हमको आउट ऑफ द जुरिस्डिक्शन भेजना है, तो अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर कैसे समन का तामिला करें? दो चीज है, देखिए धारा 67, कोर्ट जो है, कौन कोर्ट? इशूइंग कोर्ट। जो कोर्ट समन इशू कर रही है वही कोर्ट, उस कोर्ट की बात है। इशूइंग कोर्ट की इच्छा है कि हमारे जो इशू की, हमारे द्वारा जो समन इशू किया गया है वो आउटसाइड इट्स लोकल जुरिस्डिक्शन, हमारे जुरिस्डिक्शन के बाहर इसका सर्विस हो जाए। तो इच्छा है तो ठीक है, कोर्ट ऑर्डिनरली सेंड कर सकता है, सामान्य रूप में भेज दीजिए। कहां भेजिएगा? तो उस जहां भेजना है आपको, उस लोकल जुरिस्डिक्शन के मजिस्ट्रेट को भेज दीजिए, उस लोकल जुरिस्डिक्शन के मजिस्ट्रेट को भेज दीजिए। कहां? जहां वह रहता है या जहां समन का तामिला किया जाना है, उस जगह के लोकल मजिस्ट्रेट को ऑर्डिनरी कोर्स में भेज दीजिए। दूसरा, इसके साथ इसको पढ़िए 68 को। अब जिस मजिस्ट्रेट के पास गया है वो समन का सर्विस कराएगा, वो मजिस्ट्रेट सर्विस कराएगा, तो जो जिससे वो सर्विस कराएगा वहां भी ये प्रक्रिया लागू होगी। फिर 62-63, तो वहां जो सर्विस कराएगा उस सर्विंग ऑफिसर का ड्यूटी हो गया क्या?
वो तो हमारे कोर्ट में आएगा नहीं, इश्यूइंग कोर्ट में तो उपस्थित होना असंभव है, असंभव नहीं है लेकिन उपस्थित नहीं है वो एट द टाइम ऑफ हियरिंग। तो क्या करता है सो देखिए, जैसे उसको जो समन मिला सर्विस कराने के लिए, वो 62 की रीति से या धारा 64 की रीति से सर्विस कराया, तो उसका पावती बनवा लेगा, रिसीविंग करवा लेगा, सिग्नेचर कर लेगा, और उसी दूसरे कॉपी पर वो एफिडेविट मेंशन कर देगा कि समन का तामिला फलाने आदमी के समक्ष फलाने आदमी को करा दिया गया है। वो आदमी फिजिकली था या उसके घर का कोई मेल मेंबर है, उसको दिया है, उसी का पावती है, और फलाने आदमी ने पाकर दस्तखत बना दिया, या एफिडेविट कर देगा, मेंशन कर देगा, और वही रिटर्न कर देगा इश्यूइंग कोर्ट को जो सेकंड कॉपी होगा सो, और उसी को सत्य माना जाएगा। हाँ, याद रहे, यहां अगर इसका कोई कंट्राडिक्शन करेगा तो साबित करना होगा, नहीं तो न्यायालय मानेगी कि हाँ, हम जिस आउट ऑफ माई जुरिडिक्शन जहां भेजे थे वहां समन का सर्विस करा दिया गया है ऑफिसर, सर्विंग ऑफिसर के द्वारा। अब हम लोग पढ़ेंगे समन्स में लास्ट 69, ये है समन ऑन विटनेस। साक्षी को समन देने का एक एडिशनल तरीका है। ये नहीं समझना है कि साक्षी को जो पूर्व में रीति हम लोग पढ़ रहे हैं अभी उस अनुसार नहीं भेजेंगे, नहीं, ये एडिशनल तरीका है कि साक्षी को रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज सकते हैं, जहां वो रहता है, कारोबार करता है या रहता है, ऑर्डिनरली सामान्यतः निवास करता है या बिजनेस करता है या फिजिकली वहां पर्सनली वो रहता है, वहां आप तीनों जगह में आपकी इच्छा है, आप एडिशनल है, आप समन कर सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हैं। और हां, अगर वो रिसीव कर लिया है, साक्षी एक्नॉलेजमेंट आ गया, रिसीव कर लिया है, तो मान लीजिए कि सर्विस हो गया। लेकिन पोस्टल ऑफिसर जो गया है लेकर पोस्टल डिपार्टमेंट का, वो रिफ्यूज कर गया, वो इंडोर्स करके भेज दिया है कि साक्षी ने लेने से इनकार किया, उसको भी मान लीजिए कि सर्विस कंफर्म हो गया, उसको भी मान लीजिए कि सर्विस कंफर्म हो गया। इस प्रकार हम लोग समन के बारे में पढ़े, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं एक एक वर्ड में। धारा 61 से 69 तक हम लोग समन के बारे में पढ़े विस्तार से, इसको एक बार रिवाइज करा के तब इसको हम लोग आगे बढ़े। धारा 61 में पढ़े फॉर्म ऑफ समन, उसके बाद धारा 62 में पढ़े समन की सर्विस कैसे होगी। 62 के बाद आपने पढ़ा, याद रख कीजिए 64 के बाद 62 और 64 से जब नहीं होता है तब आपने पढ़ा 65, फिर इधर पढ़ा 63 सोसाइटी और कॉरपोरेशन को, फिर आप 63 के बाद पढ़े 66 किसी जो ड्यूटी में रहे पब्लिक ऑफिसर हैं उनको, फिर आपने पढ़ा 67 और 68 आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन। 68 में किस प्रकार आपने पढ़ा कि साक्ष्य भेज देता है समन के सर्विस का, फिर आपने पढ़ा 69 विटनेस को रजिस्टर्ड पोस्ट से आप समन भेजते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे अरेस्ट के, वारंट ऑफ अरेस्ट के बारे में। वारंट ऑफ अरेस्ट फ्रॉम सेक्शन 70 to 81 है। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग सीआरपीसी का चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 6 फ्रॉम 61 to 90 है, उसको हम लोग 4 भागों में बांटे हैं। 61 to 69 एक भाग पढ़े हैं, अभी 70 to 81 हम लोगों को पढ़ना है। इसमें हम लोग पढ़ें सेक्शन 70 में जिस प्रकार 61 में हम लोग पढ़े कि समन का फॉर्म दिया गया है, उसी प्रकार धारा 70 में वारंट ऑफ अरेस्ट के बारे में बताया गया है कि ये वारंट ऑफ अरेस्ट लिखित होगा। वारंट ऑफ अरेस्ट इन राइटिंग, ये लिखित में ही होगा, लिखित में होना ही चाहिए ऐसे वारंट ऑफ अरेस्ट, और इस पर भी साइंड बाय द पीओ प्रिजाइडिंग ऑफिसर का इस पर सिग्नेचर होगा, न्यायालय की सील होगी। और याद रखिएगा ये वारंट ऑफ अरेस्ट रिमेन इन फोर्स, मतलब ये कि ये हमेशा प्रवर्तन में बना रहेगा। कब तक प्रवर्तन में बना रहेगा? कब तक ये जीवित रहेगा? कब तक लाइव रहेगा? जब तक कि ये वारंट एक्सिक्यूटेड न हो जाता है या कैंसिल कोर्ट के द्वारा नहीं हो जाता है। जी हाँ,
वारंट ऑफ अरेस्ट को न्यायालय के द्वारा कैंसिल किया जाता है, तब वो लाइव नहीं रह जाता, या जो एक्सक्यूट करने वाले पदाधिकारी हैं वो उसको एक्सक्यूट कर देते हैं, तो उसका इन्फोर्समेंट में नहीं रह जाता है। अब यहां देखिए अन्य बातें जो वारंट ऑफ अरेस्ट के बारे में है, क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले एक्सक्यूटर, निष्पादक का भी उस पर रहना चाहिए। कौन निष्पादन करेगा, किसको आप भेज रहे हो निष्पादन करने के लिए, ये वारंट पर रहना चाहिए। ये शेख नसूर के केस में भी ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा कहा गया है। एक्सक्यूटर तो रहना चाहिए, किसको दे रहे हो, कोर्ट किसको भेज रही है उसका तो नाम पता रहना चाहिए। किस पर्सन को अरेस्ट करना है उसका तो नाम पता रहना चाहिए। वारंट ऑफ अरेस्ट पर जिसको अरेस्ट करना है उसी का नाम पता नहीं, जिसको एक्सक्यूट करने जाना है उसी का नाम पता नहीं है, तो कैसे होगा, रहना चाहिए। क्या अपराध है वो भी रहना चाहिए, कौन सा अपराध है। उसके बाद कुछ केस देखिए, एक केस आपने यहां पढ़ा, केस नंबर 1 शेख नसूर का केस, एक्सक्यूटर का नाम पता रखिए। केस नंबर 2 बिंदा अहिर का केस है। इस बिंदा अहिर के केस में कहा गया, ध्यान से सुने, बिंदा अहिर के केस में कहा गया कि वारंट ऑफ अरेस्ट तब तक इन्फोर्समेंट में रहेगा, तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक कि ये एक्सक्यूट ना हो जाए या कैंसिल ना हो जाए। भले ही वापसी की तिथि उस पर हो, वापसी की तिथि हो उससे मतलब नहीं है, वापसी की तिथि हो इससे मतलब नहीं है कि वारंट एक्सक्यूट करके इतना दिन में लाइए, उससे मतलब नहीं है। जब तक वो एक्सक्यूट ना हो जाएगा या न्यायालय के द्वारा कैंसिल नहीं हो जाएगा तब तक इन्फोर्समेंट में रहेगा आपका वारंट ऑफ अरेस्ट। केस नंबर 3 जोगिंदर नाथ मुखर्जी का केस है। वारंट ऑफ अरेस्ट क्यों होता है, तो कहा गया इस केस में ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा कि सिर्फ मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष उपस्थित कराने के लिए ही वारंट होता है। यह मजिस्ट्रेट मैंने लिखा है, यानी कोर्ट के समक्ष उपस्थित कराने के लिए होता है। ये नहीं समझिएगा कि वारंट इशू हो जाएगा पुलिस के समक्ष उपस्थित होने के लिए। कोर्ट के द्वारा निर्गत किया जाने वाले आदेशिकाओं के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, और वारंट ऑफ अरेस्ट कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने के लिए ही है, पुलिस के समक्ष नहीं। केस नंबर 4 राजेश बालिया का केस है। अगर मजिस्ट्रेट समन इशू करता है, उसके बाद बिना किसी कारण के अगर एनबीडब्ल्यू इशू कर देता है, नन बिलेबल वारंट इशू कर देता है, ये उचित नहीं है, ये क्वेश्चन हो जाएगा, याद रहे। सपोज करिए कोई आदमी जमानत करा लिया, आप जानते हैं जमानत किस परिस्थिति में होती है, जमानत के चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी इतना समझिए कि जमानत करा लिया, फिर उस पर आप कोर्ट हैं, पुनः उसके विरुद्ध चार्जशीट आया है, कॉग्निजेंस हुआ है, उसके बाद समन गया डायरेक्ट नॉन बिलेबल वारंट, नहीं पहले उस पर बिलेबल वारंट तो भेजिए। समन गया है, क्या कारण है, समन का एक्सक्यूशन हुआ कि नहीं, उसको सूचना मिला कि नहीं, चूंकि एक बार तो वो जमानत करा चुका है, एक बार जमानत करा चुका है, आप उसके जमानत को रद्द कर रहे हैं। इसके पहले थोड़ा सा आपको समाधान कर लेना चाहिए, आप कोर्ट है, आपको समाधान कर लेना चाहिए कि समन का एक्सक्यूशन, समन का सर्विस हुआ है कि नहीं, बिलेबल वारंट कीजिए। क्योंकि जिस समय उसको जमानत हुआ है उस समय तक आपके पास के चार्जशीट नहीं आया था, कॉग्निजेंस नहीं हुआ था, इसलिए वो तो अनजान ही। इस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू को पाया था कि ये बिना कारण के, युक्त कारण के है, तो इसको कैंसिल कर दिया था, इसको क्वेश्चन कर दिया था एनबीडब्ल्यू के ऑर्डर को। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं 70 पढ़ लिए, अब 71 पढ़ेंगे। 70 में क्या क्या पढ़ लिए, मुख्य बात पढ़े कि ये जो वारंट है, वारंट ऑफ अरेस्ट लिखित होना चाहिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का सिग्नेचर होना चाहिए, न्यायालय की सील होनी चाहिए। उसके बाद पढ़े कि ये तब तक रहेगा जब तक इसका एक्सक्यूशन नहीं हो जाए, तब तक लाइव रहेगा, तब तक ऑपरेशन में रहेगा, जब तक कि ये एक्सक्यूट ना हो जाए या न्यायालय के द्वारा ही कैंसिल नहीं हो जाए।
उसके बाद हम लोग पढ़े कि उस पर जिसको एक्सिक्यूट करना है उसका नाम पता हो, जिसके लिए वारंट निकाले हैं आप, वारंट ऑफ अरेस्ट, उसका नाम पता होना चाहिए, ऑफेंसेस उस पर होना चाहिए। और उसके बाद पढ़ रहे हैं आप मुख्य रूप से कि वापसी की तिथि है भी, फिर भी वारंट ऑफ अरेस्ट बिना एक्सक्यूशन के और बिना न्यायालय द्वारा कैंसिल किए हुए चलता इन्फोर्समेंट में रहेगा। अब धारा 71 कहता है कि ये जो अरेस्ट है, वारंट ऑफ अरेस्ट है, बेलेबल वारंट का वारंट ऑफ अरेस्ट जो है, वारंट ऑफ अरेस्ट पहले आकर आप निकाल रहे हैं तो ये प्रक्रिया होगी कि कैसा होगा। धारा 71 कहता है कि पहले वारंट ऑफ अरेस्ट बेलेबल वारंट होगा, बेलेबल वारंट होगा। ये देखिए साहब, ये मुख्य रूप से इशूइंग कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, ये मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, ये मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है कि पहले बेलेबल वारंट ही होगा, नॉट, ये मैंडेटरी नहीं। लेकिन धारा 71 कहता है कि अगर वारंट निर्गत करने वाला न्यायालय, इशूइंग कोर्ट, वारंट ऑफ अरेस्ट निर्गत करने वाला न्यायालय अगर डायरेक्ट करता है, निर्देशित करता है, क्या करता है वो, इंडोर्समेंट करता है, पृष्ठांकन करता है, उसी वारंट ऑफ अरेस्ट पर इंडोर्स कर देता है कि ये अवेलेबल है। क्या उसमें इंडोर्स कर देता है, देख लीजिए, उसमें लिख देता है कि रिलीज कर दिया जाएगा अगर वारंट का एक्सक्यूशन होगा, वारंट के आलोक में आपको पकड़ेगी, जो भी वारंट का एक्सक्यूशन कर रहा है पदाधिकारी, तो आपको बेल पर छोड़ देगा। आपको इसके लिए बॉन्ड देना होगा, न्यायालय निर्धारित कर देगा, सिक्योरिटी रहेगा, सिक्योरिटीज रहेगा, माने एक प्रतिभू रहेगा, बेलर एगो रहेगा कि एक से ज्यादा रहेगा, ऐसे कहिए सिक्योरिटी और सिक्योरिटीज को। कितने अमाउंट का बेलर होगा, यहां जरा समझ लीजिए, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, लोग ये समझ जाते हैं कि उतना अमाउंट देना होगा, नहीं। जैसे मैं अगर मेरा बिल कराना है, न्यायालय ने कहा है ठीक है 5,000 रुपए का तुम श्योरिटी एक दे देना और जमानत पर मुक्त हो जाओगे, तो मैं जो बॉन्ड बनाऊंगा उस पर आप लिखिएगा कि यह आदमी न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर, जब कभी भी तिथि मुकर्रर की जाएगी, न्यायालय के द्वारा निर्धारित होगी तिथि, समय पर इसको उपस्थित कराऊंगा, मैं इसको जानता हूं, और अगर ये नहीं पहुंचेगा, उपस्थित होगा, इसकी जिम्मेदारी हमारी है, मैं 5,000 रुपए का देनदार होऊंगा। तो मैं जब नहीं जाऊंगा तब आपको खोजा जाएगा बेलर को कि कौन बेलर बना था, कौन श्योरिटी लिया था इस आदमी का। तो ये इसलिए बेलर बनता है, इसलिए श्योरिटी की जरूरत होती है। न्यायालय का बस उद्देश्य क्या होता है, देख लीजिए, अटेंडेंस बिफोर द कोर्ट, कि आप प्रोसीडिंग से बीच से नहीं भाग जाइए, फिर परेशानी बढ़ेगी, इसलिए न्यायालय श्योरिटी लेती है। यहां देखिए, न्यायालय उसमें आपको बॉन्ड देने के लिए, श्योरिटी और श्योरिटीज देने के लिए उसका राशि, कितना का राशि होगा, कितने का बेलर होगा, वो सब दे देगी, टाइम आपको बता देगी, किस टाइम पर कोर्ट में अटेंडेंस लगाना है आपको, और आपको ऑन स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम पर उपस्थित होना होगा। अगर आप उपस्थित होने के लिए तैयार होइएगा तो आपसे बॉन्ड बनवाया जाएगा। न्यायालय ऐसा इंडोर्समेंट ही करेगी, न्यायालय ऐसा इंडोर्समेंट करेगी कि जो आदमी एक्सिक्यूट कराने जा रहा है बेलेबल वारंट को, जो एक्सिक्यूट कराने जा रहा है बेलेबल वारंट को, अगर वो आपके समक्ष रखेगा कि देखो भाई, न्यायालय का इंडोर्समेंट है, क्या तुम न्यायालय में निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित हो जाओगे? अगर आप उपस्थित हो जाएंगे तो बेल बॉन्ड बनाओ। और ये देखिए, ये पावर देखिए जरा एक्सिक्यूटिंग ऑफिसर का पावर देखिए, ये पावर एक्सिक्यूटिंग ऑफिसर का देखिए, ये पावर जो है एक्सिक्यूटिंग ऑफिसर को दे दिया जाता है इशूइंग कोर्ट के द्वारा, बेल बॉन्ड बनाओ, बेल बॉन्ड ले लो। और एक्सिक्यूटिंग ऑफिसर को ड्यूटी जरा देखिए, वो फॉरवर्ड कर देगा इशूइंग कोर्ट के द्वारा बेलेबल वारंट इशू किया गया है, जो भी बॉन्ड बनवाएगा वो सब फॉरवर्ड कर देगा उसी कोर्ट को, बॉन्ड के साथ जो भी बॉन्ड बनवाएगा वो कोर्ट को, इशूइंग कोर्ट को भेज देगा। ये इसकी ड्यूटी है एक्सिक्यूटिंग ऑफिसर को की। और ये भी ड्यूटी है कि अगर इंडोर्समेंट है वारंट में तो वो बताएगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे, बताएगा कि इंडोर्समेंट है, अगर आप उपस्थित होइएगा, तैयार हैं तो आप बॉन्ड दीजिए, इसके लिए तैयार हैं तो बॉन्ड लाइए, हम अभी रिलीज करेंगे आपको। नहीं देगा तो फिर कस्टडी में ले लेगा। केस नंबर 5 पढ़े हम लोग, करीम खान का केस पढ़े थे कि देखिए, अगर एक्यूज्ड उसके बावजूद अगर
एक्यूज्ड कस्टडी में लिया जाता है, कस्टडी में लिया जाता है, तो ये लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है। कौन? श्योरिटी। श्योरिटी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है यदि आप उस एक्यूज्ड को कस्टडी में ले लेते हैं। ऐसे अब इसको समझिए, मान लीजिए किसी केस में मेरा जमानत हुआ, आप जमानतदार बने, आप श्योरिटी बने, उसके बाद उसी केस में मैं जेल चला जाता हूं, तो आप जो श्योरिटी बने थे, आपकी लायबिलिटी अब समाप्त। अब अगर जमानत होगा, मेरा फिर से श्योरिटी देना होगा। अब हम लोग बात करेंगे इस वारंट ऑफ अरेस्ट का एक्सक्लूशन कैसे होगा, जिस प्रकार हम लोग पढ़े थे। ये तो हम लोग वारंट ऑफ अरेस्ट कैसा होगा, वारंट ऑफ अरेस्ट का एक तरीका ये भी पढ़े कि इसमें इंडोर्समेंट भी हो सकता है, न्यायालय का डिस्क्रिप्शन है। जिस प्रकार हम लोग धारा 61 में पढ़े थे कि समन्स कैसा होगा, फिर 62 में पढ़े थे कि समन का तामिला कैसे होगा, और तामिला के ढंगों के बारे में, तामिला कौन करेगा, इसके बारे में पढ़े थे। अब हम लोग 72 में पढ़ेंगे कि इस वारंट ऑफ अरेस्ट का, वारंट ऑफ अरेस्ट किसको निर्देशित होंगे, वारंट टू हुम डायरेक्टेड। आपने पढ़ा कि समन का सर्विस किससे कराएंगे, पुलिस ऑफिसर से, हम लोग 62 में पढ़े थे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वारंट एक्सिक्यूट किससे कराएंगे, उस पर हम लोग धारा 72 पढ़ेंगे। धारा 72 कहता है कि ये वारंट ऑफ अरेस्ट डायरेक्टेड होगा, देखिए ऑर्डिनरली, सामान्यतः पुलिस ऑफिसर को निर्देशित होता है। सामान्यतः पुलिस ऑफिसर को डायरेक्टेड होता है। पुलिस ऑफिसर, यहां पीओ से पुलिस ऑफिसर है। या अगर सपोज कीजिए कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना नितांत आवश्यक है और पुलिस ऑफिसर उपलब्ध नहीं है, तो कहता है कि कोर्ट जो है किसी भी एबीसी पर्सन को डायरेक्ट कर सकती है वारंट ऑफ अरेस्ट कि एक्सिक्यूट करो, गिरफ्तार करो। इसको साथ जब पुलिस को ये वारंट ऑफ अरेस्ट जाती है तो धारा 74 पढ़िए, ये डिपार्टमेंटल बात है। और धारा 38 पढ़िए, जब किसी अन्य व्यक्ति को, एबीसी को जाता है, किसी पर्सन को जाता है, तब धारा 38 पढ़िए। धारा 74 क्या है देखते हैं, फिर आएंगे इधर। आपने कहा कि सामान्यतः पुलिस ऑफिसर को जाएगा, आपने कहा सामान्यतः पुलिस ऑफिसर को जाएगा, तो पुलिस ऑफिसर को जाएगा, तो आपने कहा इसके साथ 74 पढ़ लीजिए इस बात के साथ। देखिए साहब, वारंट ऑफ अरेस्ट डायरेक्टेड हुआ है किसी पुलिस ऑफिसर को, जाओ एक्सिक्यूट करो। इस पुलिस ऑफिसर, जिस पुलिस ऑफिसर को गया है, वो ये पुलिस ऑफिसर ये इंडोर्स कर देता है अदर पुलिस ऑफिसर का नाम। कोई बात नहीं है, एक्सक्यूशन के लिए इसको आया एक्सिक्यूट करने के लिए, ये इंडोर्स कर दिया इस पुलिस ऑफिसर को, ये जाएगा एक्सिक्यूट करेगा। ये तो डिपार्टमेंटल अरेंजमेंट की बात है। कोर्ट दी एसपी को, एसपी इंडोर्स कर देते हैं, जाओ डीएसपी को, डीएसपी इंडोर्स करते हैं इंस्पेक्टर को, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर को। यस, सच पुलिस ऑफिसर विल एक्सिक्यूट द वारंट ऑफ अरेस्ट। अब जरा ये पढ़ लिए। अब अगर किसी पर्सन को जाता है, तब देखिए ये पर्सन को गया है, जाओ एक्सिक्यूट करके लाओ वारंट ऑफ अरेस्ट को। ये पर्सन एबीसी है, ये क्या XYZ, इसको मदद करेंगे एक्सिक्यूशन में। यस, अगर ये एबीसी विथ वारंट ऑफ अरेस्ट एक्सिक्यूट कर रहे हैं वारंट ऑफ अरेस्ट को, तो मिस्टर XYZ माने दूसरा व्यक्ति, आपको सपोज कीजिए आपके नाम से आया है वारंट, आप वारंट ऑफ अरेस्ट को एक्सिक्यूट करने जा रहे हैं, मिस्टर एक्यूज को पकड़ने जा रहे हैं, मैं आपको मदद कर सकता हूं, ये धारा 38 कहता है। अब आगे आते हैं हम लोग यहां फिर अपने धारा 72 पर। ऐसे पढ़िए, एक एक बात को पढ़िए, एक एक बात एक एक सेक्शन में इल्यूमिनेट है। हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। मैं एक एक शब्दों को, एक एक प्रोविजंस को जो जरूरत है जिसकी, उसको मैं पढ़ने का सिखाऊंगा आपको और याद करा दूंगा। ये मेरा दावा है, याद हो जाएगा। अब बार बार
इस चीज को देखिए। अब देखिए ये धारा 72 हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑर्डिनरली किसको जाएगा, पुलिस ऑफिसर को जाएगा वारंट ऑफ अरेस्ट। ये किसी पर्सन को भी जा सकता है वारंट ऑफ अरेस्ट। अब ये देखिए, अब हुआ ऐसा कि पुलिस ऑफिसर में चला गया एक या मोर देन वन, 2 3 4 5 पुलिस ऑफिसर को डायरेक्टेड हुआ, एक्सक्यूट करके लाओ। तो जिसको एक्सक्यूट करने के लिए दिया गया है वही करेगा, जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। मान लीजिए हमको मिला, आपको मिला, इनको मिला, इनको मिला, इनको मिला, हम में से सब, हम में से कोई भी एक्सक्यूट कर सकता है। हम में से कोई एक या सब या दो मिलके कर सकता है। ऑब्जेक्ट क्या है, वारंट ऑफ अरेस्ट का एक्सक्यूशन। अब देखिए धारा 72 के बाद हम लोग पढ़ेंगे धारा 73। धारा 72 के साथ हम लोग धारा 74 और धारा 38 पढ़ेंगे। अब देखिए धारा 73, ये तो भाई नॉन अवेलेबल वारंट है। ये धारा देखिए, ये कोर्ट है, कौन कोर्ट है वो भी लिखा हुआ है, ये सीजेएम का कोर्ट है, जेएम फर्स्ट क्लास का कोर्ट है, ये भी लिखा हुआ है। ये क्या कर रहे हैं, देखिए यहां वारंट ऑफ अरेस्ट डायरेक्ट कर रहे हैं, एनी पर्सन, किसी को दे सकते हैं। इस एक्यूज को पकड़ने के लिए, इस एक्यूज को, ये एक्यूज कौन है ये भी हम लोग सीखेंगे, ये भी सीखेंगे ये एक्यूज कौन है। लेकिन वारंट ऑफ अरेस्ट डायरेक्ट कर रहे हैं किसी पर्सन को, यहां सीजीएम और जेएम फर्स्ट क्लास किसी पर्सन को, किसी भी पर्सन को वारंट ऑफ अरेस्ट एक्सक्यूट करने के लिए दे रहे हैं। क्यों भाई, ये सीजीएम और जेएम फर्स्ट क्लास कहां दे रहे हैं एक्सक्यूट करने के लिए? देखिए यहां लिखा हुआ है विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन, वो अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में ही दे रहे हैं। स्थानीय क्षेत्र, किसको अरेस्ट करने के लिए, कौन है एक्यूज, देखिए जरा ये एक्यूज को पहचानिए, ये स्पेशल लोग हैं, एस्केप्ड कन्विक्टेड हैं, इनको दोष सिद्ध किया गया है, फरार हैं। ये देखिए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, ये नॉन अवेलेबल ऑफेंस के एक्यूज्ड हैं जो गिरफ्तारी से बच रहे हैं, फरार चल रहे हैं। अच्छा, ये 3 क्वालिटी है, इस तीनों उच्चतम क्वालिटी के अपराधी को एस्केप्ड कन्विक्टेड, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, नॉन अवेलेबल ऑफेंस के ऑफेंडर जो गिरफ्तारी से बच रहा है, इसके अगेंस्ट वारंट ऑफ अरेस्ट ये सीजीएम और जेएम फर्स्ट क्लास विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन इशू करते हैं। अच्छी बात है। तो जिसको भी देते हैं वह पर्सन, हाँ एक और बात, यहां लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि सर एनी पर्सन शब्द का प्रयोग किया गया है, क्या पुलिस ऑफिसर, यस वारंट ऑफ अरेस्ट है, पुलिस ऑफिसर शामिल है इसमें, और जिसको भी वारंट ऑफ अरेस्ट मिलेगा ये उसको स्वीकारेगा, एक्नॉलेज करेगा, और उस वारंट ऑफ अरेस्ट को एक्सक्यूट करने में, जिसके अगेंस्ट वारंट ऑफ अरेस्ट एक्सक्यूट करना है, उसके भूमि में, उसके प्रॉपर्टी में जो भी चीज उसके कब्जे में हुआ इंटर प्रवेश करेगा एक्सक्यूशन करने के लिए। और अगर कोई व्यक्ति है तो अरेस्टेड जो पर्सन है उसको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में वारंट के साथ सुपुर्द कर देगा, और वहां धारा 71 का अनुपालन होगा। धारा 71 हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि इंडोर्समेंट है कोर्ट के द्वारा कि अगर वो तैयार होता है कि हम न्यायालय में इस निर्धारित तिथि पर समय पर पहुंच जाएंगे, तो उसको अगर लिखा हुआ है कोर्ट का बॉन्ड पर छोड़ देना है, बॉन्ड देने के लिए तैयार है, छोड़ दीजिए, और नहीं तो जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट के पास ले जाइए। अब धारा 73 के बाद, हाँ एक और बात, नॉन अवेलेबल ऑफेंस में एक केस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, इंद्र मोहन गोस्वामी 2006 सुप्रीम कोर्ट का। इंद्र मोहन गोस्वामी के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि नॉन अवेलेबल ऑफेंस, नॉन अवेलेबल वारंट से एक्यूज किसी भी व्यक्ति का आर्टिकल 21 का वायलेशन हो जाता है, उसका सीज हो जाता है, और आर्टिकल 21 का लाभार्थी प्रत्येक लोग हैं, कैदी को भी उपलब्ध है, एक्यूज को भी उपलब्ध है। इसलिए पहले यह न्यायालय को समाधान कर लेना चाहिए कि क्या समन की तामीला हो गई है, क्या समन पर वो व्यक्ति नहीं आ रहा है, क्या अवेलेबल वारंट से वो उपस्थित नहीं हो सकता है, क्या उसको गिरफ्तार करके लाना जरूरी है, नहीं तो वो सोसाइटी में कुछ और एक्ट, इलीगल एक्ट कर सकता है।
पूर्णतः संतुष्ट होने पर ही नॉन अवेलेबल वारंट इशू करना चाहिए। अब देखते हैं धारा 75, वारंट का सारांश सुनाइए। सब्सटेंस ऑफ वारंट, ये ड्यूटी है आपकी। आप एक्सिक्यूटिंग पुलिस ऑफिसर है, यहां देखिए एक्सिक्यूटिंग पुलिस ऑफिसर या पर्सन है, इसकी ड्यूटी है कि ये नोटिफाई करे। ये ड्यूटी है भाई, ये ड्यूटी है, आप उसको कहिए। और अगर वो मांगता है तो दिखाइए, दिखाइए, देखो यही है, यही वारंट ऑफ अरेस्ट। और एक 76 देखिए, आप पकड़ यदि लिए, एक्सिक्यूट कर लिए, एक्सिक्यूटिंग ऑफिसर, आपका ड्यूटी है कि अगर उसमें इंडोर्समेंट है कोर्ट का, धारा 71 का, उसको छोड़िए और प्रोड्यूस कीजिए। पुलिस ऑफिसर विद इन 24 आवर्स, यात्रा के समय को छोड़ के। यही है धारा 76 में, पेशी करते हैं पुलिस वाले कोर्ट में, पेशी करते हैं, पेशी करते हैं पुलिस वाले। अच्छा एक बात, इस वारंट का निष्पादन कहां होगा? यह धारा 77 में है। अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर वारंट का निष्पादन कैसे होगा? और वहां यदि वारंट का निष्पादन होगा, एक्सक्यूशन होगा, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? अभी वारंट ऑफ अरेस्ट का एक्सक्यूशन कहां होगा? हम लोगों ने सीख लिया कि वारंट ऑफ अरेस्ट किसको मिलेगा, कौन एक्सक्यूट करेगा। अब उसका एक्सक्यूशन कहां होगा? धारा 77 इसके लिए पढ़ेंगे। धारा 77 कहता है वारंट ऑफ अरेस्ट कहां एक्सक्यूट होगा? वेयर में बी एक्सक्यूटेड। कहता है एनी प्लेस इन इंडिया, भारत में किसी भी स्थान पर, भारत में किसी भी स्थान पर वारंट ऑफ अरेस्ट का एक्सक्यूशन हो जाएगा। स्थान से क्या तात्पर्य है? हम लोग स्थान की परिभाषा धारा 2P में पढ़े हैं। स्थान की परिभाषा हम लोग धारा 2P में पढ़े हैं। क्या है धारा 2P की परिभाषा? स्थान से तात्पर्य है हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल, वेसल, जहां निवास करते हैं, ये सभी स्थान में शामिल है। वहां वारंट ऑफ अरेस्ट का एक्सक्यूशन किया जा सकता है। सेक्शन 77 आपको सिखाता है कि वारंट ऑफ अरेस्ट का एक्सक्यूशन कहां होगा? भारत में किसी स्थान पर। स्थान का क्या मतलब? घर, तंबू, जलयान, सब। अब देखिए ये हो गई कि कहां होगा, कहां होगा। अब एक दूसरी समस्या है। समस्या क्या है समझिएगा। एक वारंट ऑफ अरेस्ट उस व्यक्ति के विरुद्ध इशू कर रहे हैं जो आपके जुरिस्डिक्शन में है, लोकल जुरिस्डिक्शन में है, वहीं एक्सक्यूट किया जाना। दो स्थितियां यहां हैं। एक अपने लोकल जुरिस्डिक्शन में वारंट का एक्सक्यूशन किया जाना है, एक आउट ऑफ योर लोकल जुरिस्डिक्शन वारंट का एक्सक्यूशन किया जाना है। यहां हम लोग पढ़ेंगे वारंट ऑफ अरेस्ट, वारंट ऑफ अरेस्ट इशूइंग कोर्ट वारंट ऑफ अरेस्ट को पुलिस को, अपने लोकल पुलिस को देने के बजाय क्या किसी अन्य साधन से अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर वारंट के एक्सक्यूशन के लिए वारंट को फॉरवर्ड कर सकती है। मान लीजिए मुझे वारंट इशू करना है, वारंट का एक्सक्यूशन मेरे जुरिस्डिक्शन से बाहर होना है, तो क्या हम अपने लोकल जुरिस्डिक्शनल पुलिस को देने के बजाय, उसको भी दे सकते हैं, उसको देने के बजाय क्या हम दूसरे माध्यम से अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर वारंट ऑफ अरेस्ट को भेज सकते हैं? यस, व्हाई नॉट, भेज सकते हैं। देखिए यहां इशूइंग कोर्ट वारंट ऑफ अरेस्ट को, देखिएगा गिरफ्तारी के वारंट ऑफ अरेस्ट को अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर किसी अन्य माध्यम से भेज सकती है, तो हां भेज सकती है। देखिएगा यहां वारंट ऑफ अरेस्ट को जब फॉरवर्ड करेगी उसके साथ साथ उस मुकदमे से संबंधित इंफॉर्मेशन, देखिए यहां लिखा है इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट। याद रखिएगा आप क्या कर रहे हैं, अभी अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर
वारंट ऑफ अरेस्ट को एक्सक्यूशन के लिए भेज रहे हैं, भेजिए, फॉरवर्ड कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आप भेज दीजिएगा इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट। क्यों भेज देंगे साहब? धारा 81 के पर्पस के लिए। हम लोग धारा 81 अभी पढ़ेंगे, बस इतना यहां पढ़ लीजिए कि अपने मजिस्ट्रेट इशुइंग कोर्ट, जो भी इशुइंग कोर्ट है, वह कोर्ट अपने जुरिडिक्शन से बाहर वारंट भेज रहा है और अपने पुलिस ऑफिसर से नहीं, दूसरे माध्यम से भेज रहा है। धारा 78 पढ़ रहे हैं, तो दूसरे माध्यम से भेज रहा है तो उसको इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट भी भेज देना है, राइट। तो फॉरवर्ड करेगी कैसे? बाई पोस्ट कीजिए, या अदरवाइज शब्द भी लिखा हुआ है, अपने एक में पढ़ना, बाय पोस्ट या अदरवाइज लिखा हुआ। अदरवाइज से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? अदरवाइज से तात्पर्य ईमेल कर दीजिए, अन्य कोई साधन है उस साधन से भी भेज सकते हैं। यहां विधानमंडल ने आज इसको छोड़ दिया है, जो आज की टेक्निक आ रही है उस टेक्निक के माध्यम से भेजिए वारंट ऑफ अरेस्ट। कहां फॉरवर्ड करूं मैं? बाय पोस्ट या अदरवाइज, इंस्टीड ऑफ पुलिस ऑफिसर, जो जुरिस्डिक्शनल पुलिस ऑफिसर है उसके बदले। मैंने आपको बताया है कि अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर अगर वारंट ऑफ अरेस्ट का एक्सक्यूशन कराना है तो अपने लोकल पुलिस को भी दे सकते हो, लेकिन लोकल पुलिस के बजाय उसके अलावे अब बाय पोस्ट या अदरवाइज भी भेज सकते हो। किसको भेजे? किसको भेजोगे? वहां के लोकल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, डिस्ट्रिक्ट के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, पुलिस कमिश्नर को भेजो। वहां के लोकल जहां एक्सक्यूशन होना है वहां के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एसपी और पुलिस कमिश्नर को भेजो। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एसपी, पुलिस कमिश्नर कहां है? वही जिसके जुरिस्डिक्शन में वारंट ऑफ अरेस्ट को एक्सिक्यूट किया जाना है। और कहां का? यानी वहां के जहां एक्सक्यूशन करना है। मैं इशुइंग कोर्ट हूं और मुझे तुम्हारे यहाँ के लोकल जुरिस्डिक्शन में एक्सिक्यूट कराना है, तो तुम्हारे यहाँ के मैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एसपी और पुलिस कमिश्नर को भेजूंगा। भेज दो, भेज दो। अब ये महोदय क्या करेंगे? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एसपी और पुलिस कमिश्नर क्या करेंगे? ये इंडोर्स करेंगे, ये इंडोर्स करेंगे, अपना नाम लिखेंगे और उसको एक्सिक्यूट करेंगे। कैसे एक्सिक्यूट करेंगे? तो मैनर, एक्सिक्यूट करने का ढंग, तो ऊपर में जो चैप्टर में हम लोग और पढ़े हैं वो तरीका अपनाएंगे। ये इस चैप्टर में जो तरीका दिया हुआ है, वर्णित तरीका है, उसको ये फॉलो करेंगे। एक बात खत्म हो गई, जुरिस्डिक्शन के बाहर इशुइंग कोर्ट के द्वारा अपने लोकल पुलिस को देने के बदले थ्रू ईमेल, पोस्ट भेजा जा रहा है। उसकी प्रक्रिया देखें। अब अगर हम मजिस्ट्रेट इशुइंग कोर्ट हैं, इशुइंग कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर वारंट का एक्सक्यूशन किया जाना है और मैं अपने लोकल पुलिस ऑफिसर को दे देता हूं, जाओ वारंट का एक्सक्यूशन करो, तो मेरा पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? आप अगर इशुइंग कोर्ट वारंट ऑफ अरेस्ट को लोकल पुलिस को दे देता है एक्सिक्यूट करने के लिए बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन, तो ये तो ले लेगा भैया, टिकट ले लो, इंडोर्स कर लो। हाँ, इंडोर्स करेगा, ये ले लेगा, इंडोर्स भी करेगा। अब क्या करेगा देखिएगा, अभी क्या करेगा? ये तो ले लेगा, आपका लोकल पुलिस ले लेगा। अब इसको क्या करना है? इसको इसके समक्ष रख देना है, बिफोर टेक इट फॉर। इस लोकल पुलिस को फिर से देखिए, इशुइंग कोर्ट है, धारा 79 हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट। धारा 79 हम लोग पढ़ रहे हैं। धारा 79 में क्या है कि मैं कोर्ट हूं, इशुइंग कोर्ट अपने लोकल पुलिस को वारंट देती है कि जाओ अब मेरे जुरिस्डिक्शन से बाहर इसका एक्सक्यूशन करो, तो लोकल पुलिस लेगी, दोगे तो वो अपना इंडोर्स कर लेगी, उसको भी बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन जाना है और इसको लेकर क्या करेगी? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जाएगी, ले लेगी, इंडोर्स खुद कर लेगी और इंडोर्समेंट के पर्पस से वहां लोकल मजिस्ट्रेट के पास जाएगी जहां उसको एक्सक्यूशन करना है। ये लिखा टेक इट फॉर इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट के लिए फॉर्मेलिटी है, आगे हम लोग देखेंगे फॉर्मेलिटी है, इसको नहीं भी करेगा लोकल पुलिस हमारा तो कुछ नहीं करो। मैं इशुइंग कोर्ट हूं, मैं अपने लोकल पुलिस को दिया हूं, उसको अपना नाम लिखना है और लोकल पुलिस के समक्ष ले जाना है। अगर लोकल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर के समक्ष ले जाना है, ये ले जाने की प्रक्रिया फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी है। क्यों ले जाना है? ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और ये पुलिस ऑफिसर है,
एक और बात, ये पुलिस ऑफिसर थाना प्रभारी से नीचे नहीं होना चाहिए, और उसके पास ले जाएगा तो ये क्या करेगा, ये भी इंडोर्स करेगा। एक ड्यूटी है कि वहां का लोकल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, लोकल पुलिस ऑफिसर इंडोर्स करेगा और असिस्ट भी करेगा इफ रिक्वायर्ड। अगर मेरे पुलिस ऑफिसर के द्वारा, मैं इशूइंग कोर्ट हूं, मैं अपने पुलिस ऑफिसर को दिया हूं, मेरा पुलिस ऑफिसर तुम्हारे जुरिस्डिक्शन में गया है और तुम्हारे जुरिस्डिक्शन में तुम्हारे जुरिस्डिक्शनल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड पुलिस ऑफिसर के समक्ष गया है, तुम इंडोर्स करोगे, और इंडोर्स करने के बाद तुम इंडोर्स करोगे और मेरा पुलिस ऑफिसर अगर मदद मांगता है तो उसको तुम असिस्ट भी करोगे, और तुम जो इंडोर्स किए हो यही सफिशिएंट ऑथोरिटी हो गया, सफिशिएंट ऑथोरिटी हो गया वारंट को एग्जीक्यूशन करने के लिए। अगर तुम्हारी मदद की जरूरत है तो मांगेगा, नहीं तो जाके वारंट का एग्जीक्यूशन कर लेगा। लेकिन अब मैंने कहा आपको कि साहब ये इंडोर्समेंट जो है उस लोकल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर का ये फॉर्मेलिटीज है। देखिए, अगर मेरे पुलिस ऑफिसर को ये रीजन टू बिलीव लिखा हुआ है, आरटीबी रीजन टू बिलीव, आपने पढ़ा है धारा 26 आईपीसी में इसकी परिभाषा दी गई है। आपको अगर विश्वास करने का कारण हो गया है कि जब हम लोकल जुरिस्डिक्शनल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर के समक्ष अगर जाते हैं तो ये अनावश्यक डिले करेगा, ये इंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है, ये अनावश्यक डिले करेगा। विदाउट इंडोर्समेंट जाओ और एक्सिक्यूट करो, विदाउट इंडोर्समेंट जाओ और वारंट को एक्सक्यूशन करो, जा सकते हो। अब क्या करें, गिरफ्तार हो गया इंडोर्समेंट के बावजूद या इंडोर्समेंट के साथ गिरफ्तार हो गया, तब क्या करेंगे, तब क्या करें, तब क्या करें, तब उत्तर गिरफ्तारी प्रक्रिया, आफ्टर अरेस्टिंग, गिरफ्तारी के बाद क्या होगा, यह प्रक्रिया धारा 80 और धारा 81 में पढ़ेंगे कि गिरफ्तार तो कर लिए, अब क्या होगा। अब जरा देखिएगा, वारंट ऑफ अरेस्ट का एक्सक्यूशन हो गया, कहां हुआ है, आउट ऑफ द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ इशूइंग कोर्ट, मतलब मैं इशूइंग कोर्ट हूं, मेरे जुरिस्डिक्शन के बाहर हो गया है, ठीक है। मेरे इसको दो भाग में बांटिए, आपका पुलिस ऑफिसर गया गिरफ्तार करके ले आया, गिरफ्तार कर लिया है वहां, कब मेरे पास लाएगा और आप कब आपके पास ले जाएगा, आप वहां के जुरिस्डिक्शन के मजिस्ट्रेट हैं। देखिए इसको समझिए, कब मेरे पास लाएगा पहले देख लीजिए, कब इशूइंग कोर्ट के समक्ष पुलिस ऑफिसर प्रस्तुत करेगा, यदि इशूइंग कोर्ट गिरफ्तारी के स्थान से 30 किलोमीटर के अंदर है, मैं 30 किलोमीटर के भीतर हूं, जहां गिरफ्तार हुआ है मैं 30 किलोमीटर के भीतर हूं, मेरे पास लाएगा। इशूइंग कोर्ट गिरफ्तारी के स्थान के लोकल, जहां गिरफ्तारी, आपके यहां गिरफ्तारी हुई है, आपके यहाँ का जो लोकल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, एसपी है, पुलिस कमिश्नर है, आपके यहाँ के, वो हमसे ज्यादा दूरी पर है, मैं इशूइंग कोर्ट हूं और हमसे ज्यादा दूरी पर आपके यहाँ के लोकल एसपी हैं, लोकल पुलिस कमिश्नर हैं, लोकल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, तो फिर मेरे पास वो पुलिस ऑफिसर लेकर आ जाएगा। दो स्थितियां हो गई। और अब देखिए, कब आपके लोकल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और एसपी और पुलिस कमिश्नर के समक्ष कब प्रस्तुत करेंगे, जब ये बात नहीं होगी, यदि मैं 30 किलोमीटर से दूर हूं, यदि मैं लोकल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एसपी से दूर हूं, तो इनके समक्ष प्रस्तुत होगा, इनके समक्ष प्रस्तुत होगा तो ये क्या करेंगे, लोकल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस कमिश्नर क्या करेंगे, ये पढ़ते हैं। और एक और बात, यदि पुलिस ऑफिसर धारा 71 का सिक्योरिटी ले लेते हैं, धारा 71 का इंडोर्समेंट है और सिक्योरिटी ले लेते हैं, तो पुलिस कमिश्नर प्रस्तुत नहीं करेगा, वो इशूइंग कोर्ट को जो बॉन्ड एक्सक्यूट कराएगा वो प्रस्तुत कर देगा, ले जाइए, वो भेज देगा, वो दे देगा, जो हमने वारंट का एक्सक्यूशन कर दिया है। अब यहां हम लोगों को पढ़ना है कि लोकल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, लोकल एसपी, लोकल पुलिस कमिश्नर क्या करेंगे। इसके लिए धारा 81 है, इसके लिए धारा 81 है, इसको धारा 81 को देखते हैं तुरंत। धारा 81 में हम लोग देखेंगे, मात्र 3 बात पढ़िए। सबसे पहले धारा 81 में ये क्या करेंगे, ये देखिए, धारा 81 में ये करेंगे क्या, धारा 81 में ये क्या करेंगे, लोकल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एसपी साहब ये क्या करेंगे, देख लीजिए, ये सबसे पहले समाधान करेंगे, सबसे पहले संतुष्ट होंगे कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया 9 में, कि यदि
हम लोकल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पुलिस कमिश्नर के समक्ष या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के समक्ष ले जाते हैं, तो वो क्या करेंगे? देखिए, वो मजिस्ट्रेट, वो एसपी, वो पुलिस कमिश्नर क्या करेगा जिसके समक्ष अरेस्टेड पर्सन को लाया जाता है? वो सबसे पहले अगर उसके सामने ये अपीयर होता है कि ये वही अरेस्टेड पर्सन है जो उस कोर्ट के द्वारा इशूइंग कोर्ट के द्वारा आशयित है, इंटेंडेड है, तो इसका पहले वो समाधान कर लिया। उसके बाद वो डायरेक्ट कर सकता है कि ले जाओ इसको इशूइंग कोर्ट के पास। लेकिन यहां देखिए, ऑफेंस यदि अवेलेबल है या धारा 71 का इंडोर्समेंट है, अरेस्टेड पर्सन रेडी है काहे के लिए? बेल बॉन्ड देने के लिए, तो उसको रिलीज कर दो बेल पर, और वो जो बॉन्ड बनवाओगे वो फॉरवर्ड कर दो इशूइंग कोर्ट के पास। यही करेगा कौन? एसपी, मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर। दूसरा, यदि ऑफेंस नॉन बेलेबल है, धारा फिर 437 बेल हम लोग पढ़े हैं, उस बंदों में सीजीएम के समक्ष या सेशन जज के समक्ष बेल के लिए जाएगा। और आप यह भी पढ़े हैं कि धारा 81 के पर्पस से जब पढ़े थे कि वारंट इशू कर रहे हैं तो हम उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, तो उस पर विचार करने के बाद सीजीएम चाहेंगे तो बेल दे देंगे, अगर बेल नहीं दिए तो फिर इशूइंग कोर्ट के पास, जिसका वारंट है उस कोर्ट के पास भेज देंगे। याद रहे, इस धारा की कोई भी बात पुलिस ऑफिसर को बॉन्ड बनाने पर रोक नहीं लगाती है, ये पुलिस ऑफिसर पर कोई बात नहीं है। इस प्रकार हम लोग पूरा वारंट पढ़ लिए, वारंट ऑफ अरेस्ट पढ़ लिए, वारंट ऑफ अरेस्ट, उसके पहले हम लोग समन पर डिस्कस किए हैं। अभी समन, वारंट ऑफ अरेस्ट का पूरा प्रोविजन पढ़ लिए। अब इस चैप्टर में हम लोगों को प्रोक्लामेशन एंड अटैचमेंट एंड अदर प्रोविजंस रिगार्डिंग प्रोसेस पढ़ना है, उसको भी हम लोग अगले क्लास में